Good evening, everybody, and welcome to the next session on BJT analysis. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ BJT पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कवर कराया था और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो आज देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसीज पे गेन कैसे वेरी करता है, क्या ट्रांसफर फंक्शन होता है और कैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बट ये सब डिस्कस करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स who are meeting me for the first time. My dear friends, my name is Ankit Goyal. I got IR1 twice in GATE in 2014 and 2018 electrical engineering. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and presently I am working as a director at an academy for GATE department. बट इस सीरीज के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजन क्या है? इस सीरीज के पीछे रीजन ये है मेरे भाई कि आप लोगों के माइंड से मुझे एनालॉग का बीजेटी का फोबिया निकालना है। फोबिया मुझे क्लियर करना है कि आप लोग भी बीजेटी समझ सकते हो, आप लोग भी सारे क्वेश्चन बना सकते हो, वेदर इट इज डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, एनीथिंग एनीथिंग। और काफी हद तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो चुका है क्योंकि आप लोग एसी एनालिसिस भी कर चुके हो और डीसी भी, और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आया है। तो मेरे भाई देखो, अगर आपको इसी तरह से और टॉपिक सीखना है तो जल्दी से इस यूआरएल पे आप चले जाना। इस क्लास के तुरंत बाद tinyurl.com/ankit यहां आपको मिलेंगी जो मेरी स्पेशल क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं और जो आगे होने वाली हैं। जो होने वाली हैं वो मिलेंगी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में। जो हो चुकी हैं वो आपको मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में, पावर सिस्टम, नेटवर्क, मशीन, सिग्नल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये सब आपको मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज फोल्डर्स के अंदर। अब अगर आप प्लस पे हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको बेनिफिट क्या है? यहां आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच और डाउट सॉल्विंग सेशन। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है प्लस पे। और अगर आप कोड लगाते हो अंकित गेट तो आपको इमीडिएट मिल जाएगा इस पे भी 10% डिस्काउंट, और साथ ही साथ आपको मिलेगी मेरी गाइडेंस। अब लेकिन आइकॉनिक लेते तो और डबल बेनिफिट है मेरे भाई, क्योंकि आइकॉनिक में मिलता है पर्सनल कोच। ये आपको बताएगा कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और आपकी टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी कराएगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए तो आपको गाइड भी करेगा कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है। आपको मेंस का Q&A प्रैक्टिस भी कराएगा। आपको स्टडी प्लानर प्रोवाइडेड होगा, पूरा टाइम टेबल आपका बनवाएंगे, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, एक्सपर्ट गाइडलाइंस होंगी, और स्टडी मटेरियल में नोट्स और क्वेश्चन बैंक भी एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आइकॉनिक के अंदर है। तो अगर कोई बच्चा आइकॉनिक पे जुड़ता है तो प्लस के तो सारे बेनिफिट मिलेंगे, बाकी एक्स्ट्रा चीजें आपको इतना ज्यादा मिलेंगी कि रैंक ना आए अगर आपने मेहनत की है, ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो मेरे भाई जल्दी से सब्सक्रिप्शन बुक कर लो, प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, अभी बुक कर लो, बाद में बढ़ गए तो पछताओगे। तो पछताने से अच्छा है आज ही एक्शन लो, बुक करो और इसको डन कर दो। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, प्राइजेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। चलो अब शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको दिखाया भी था कि बीजेटी का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है। मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ लो पास फिल्टर, यानी हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा बनता है? एज अ लो पास फिल्टर। तो यहां पे मैंने आपको जो सर्किट दिखाया मेरे भाई, ये सर्किट है पैसिव लो पास फिल्टर का। अब यहां पे आपका V0/Vi क्या है? वन बाय वन प्लस SCR। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन आया मेरे भाई आपके पास, ये आया 1/1 प्लस SCR। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको जे ओमेगा में कन्वर्ट कर लेता हूं। जे ओमेगा में कन्वर्ट करके हुआ 1/1 प्लस जे ओमेगा RC, जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1/√1 प्लस ओमेगा RC स्क्वायर।
तो अब एट ओमेगा इक्वल टू 0 इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, और ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसीलिए ये किसका काम कर रहा है यहां पे, ये काम कर रहा है आपके लिए एक लो पास फिल्टर का। अब बात है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो मैं कहता हूं कि एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एच गेन मैक्सिमम का 1/√2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है ओमेगा एच आर सी मस्ट बी 1। ठीक है, तो देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेम एक्सप्रेशन फॉर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज हाई पास फिल्टर। ओके, therefore here also we need to compute R equivalent across C to find out कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आर इक्वलेंट आपको किसके अक्रॉस निकालना है मेरे भाई, सी के अक्रॉस। सी के अक्रॉस अगर आपको पता चल गया आर कितना है, तो आपको मिल जाएगी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही तो कल हमने लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में किया था। हमने क्या किया था, हमने हर जगह CC1 CC2 और सी के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस हमने निकाल दिया था आर, और 1/2 RC से हमने निकाल दिया था, क्या निकाल दिया था, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो ये आ गई ना FH, ये इसका रिस्पॉन्स है, ये इस फिल्टर का आपका रिस्पॉन्स है। अब बात है इसको हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं इन केस ऑफ आर सर्किट। उससे पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले व्हाई डज द एम्पलीफायर गेन रिड्यूस एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या कहते हैं, एट हाई फ्रीक्वेंसी, मैंने कल आपको लिखवाया भी था, ये तीनों हो जाते हैं शॉर्ट। ये तीनों क्या हो जाते हैं, शॉर्ट। बट CD CT CL CW आर कंसीडर्ड। यहां पे CD क्या है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, CT ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ठीक है, CL इज द लीड कैपेसिटेंस, लीड माने जो टर्मिनल होते हैं, CW इज द वायर कैपेसिटेंस। ठीक है, ये सारी कैपेसिटेंस कंसीडर होंगी, सिंस all these capacitors are considered gain decreases। तो गेन कम हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सी कैपेसिटेंसेस काम करती हैं, डिफ्यूजन, ट्रांजिशन, लीड कैपेसिटेंस और वायर कैपेसिटेंस। ये चारों कैपेसिटेंस काम करती हैं, और जो आपकी पहले लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में थी वो कैपेसिटेंस रहती हैं आपकी शॉर्ट। ठीक है, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी होता है, ये एक्चुअल में होता है टाउ आई बाई ईटा वी। ये डायोड में पढ़ाया जाता है। टाउ होता है लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर।
क्या होता है ना, माइनॉरिटी कैरियर, जैसे मान लो एन रीजन के अंदर होल्स गए, तो अब वो तो माइनॉरिटी कैरियर है, एन रीजन के अंदर होल्स, तो अब ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। जैसे कंबाइन हुए तो होल खत्म हो गया। कितनी देर में कंबाइन हुआ ये कहलाता है उसका लाइफ टाइम, यानी कितनी देर तक होल जिंदा था माइनॉरिटी कैरियर बनके, या ये कह दो कितनी देर तक एक चार्ज कैरियर सरवाइव करता है रिकॉम्बिनेशन से पहले, उसे कहते हैं लाइफ टाइम। ठीक है, उसे कहते हैं लाइफ टाइम। अब देखो ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होती है, ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आपकी बीच में लगती है कलेक्टर और बेस के। ठीक है, सीटी लगता है कलेक्टर और बेस के बीच में, और उसे रिजॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं मिलर्स थ्योरम। मिलर्स थ्योरम, तो मिलर्स थ्योरम का पर्पस क्या है? टू resolve an impedance connected between two ports to one impedance at input port and other impedance at output port। ठीक है, एक इंपिडेंस इनपुट साइड पे बननी चाहिए और एक इंपिडेंस आउटपुट साइड पे बननी चाहिए जब कोई इंपिडेंस दोनों के बीच में लगी हो। अब ये सर्किट देखो मेरे भाई, यहां पे जो Z इंपिडेंस है ये आपके दोनों पोर्ट्स के बीच में है, दोनों पोर्ट्स के बीच में है। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, मुझे ये बताओ ये करंट कितना है? इतना है ना। अब ये जो K है, दिस इज V2 बाय V1। गेन K is defined without considering Z, यानी जब तक Z नहीं लगा था तब तक अगर गेन निकालोगे तो K आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, V2 को K V1 कह सकते हो। तो अब देखो ये जो I है ये सीधा V1 पे डिपेंडेंट हो गया ना, तो I करंट would exist if Z upon 1 minus K impedance is connected at input port। अब लेकिन मेरे भाई आप उल्टा भी तो कर सकते थे, आप V1 को लिख सकते थे V2 बाय के। तो आपका I करंट कितना आता V2 therefore I current would exist if Z over 1 by K minus 1 is connected at output port। तो इसका मतलब क्या है, देखो मिलर्स थ्योरम का बहुत सिंपल सी नेटवर्क की थ्योरम है। इम्पीडेंस Z between ports is resolved into Zi and Zo। समझ गए भाई? समझ गए ये बात सब लोग? ये दो इंपिडेंस में टूट जाती है मेरे भाई, ये दो इंपिडेंस में टूट जाती है, Z बाय 1 माइनस के इनपुट पे और Z अपॉन 1 बाय के माइनस 1 आउटपुट पे। इतनी बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो अगर किसी को कोई डाउट है।
चले आगे। अब देखो ये जो मॉडल है दिस इज कॉल्ड एज द जियाकोलेटो मॉडल और हाइब्रिड पाई मॉडल। ये हाइब्रिड पाई मॉडल का विकराल रूप है, बड़ा रूप है। ठीक है, इसके अंदर देखो ये आर म्यू है। मैं थोड़े से पैरामीटर क्लियर दिखा देता हूं। आर म्यू, ये सी ट्रांजिशन, ये सी डिफ्यूजन, ये जीएम वी म्यू, ये वोल्टेज वी म्यू है। ठीक है, ये आर नॉट है, ये आर बी है, ये आर बी डैश ई है। आर बी डैश ई इज एक्चुअली आर पाई। ठीक है, उसको आर बी डैश ई लिख दिया है। ये जो आर बी होता है ना, ये क्या होता है, इसे कहते हैं बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बेस टर्मिनल। यानी जो वायर बाहर निकाल के बेस टर्मिनल दिखा रहे हो और जो बेस टर्मिनल डिवाइस के अंदर है, उनके बीच का रेजिस्टेंस है आरबी। उनके बीच का कौन सा रेजिस्टेंस है आपका, आरबी। तो दैट इज कॉल्ड एज योर बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टर। बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टर। अब मेरे भाई इस मॉडल को हम क्या कर लेते हैं, इस मॉडल को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं अक्सर। जैसे आर म्यू इग्नोर कर देते हैं बहुत बार, ठीक है, या आर भी इग्नोर कर देते हैं कई बार। तो आगे देखते हैं कि क्या किया जाए। अब सबसे पहला है कॉमन एमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन। तो हम कहते हैं टू डिटरमाइन शॉर्ट सर्किट करंट गेन वी शॉर्ट सर्किट द आउटपुट, वी शॉर्ट सर्किट द आउटपुट। अब मेरे भाई इस मॉडल में अगर शॉर्ट सर्किट कर दोगे आउटपुट को, तो आर नॉट तो शॉर्ट हो गया ना, आर नॉट तो आपका शॉर्ट हो गया। अब देखो सर्किट कैसा बचेगा, ये बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टर तो बचेगा बंधु। ठीक है, अब ध्यान देना जरा। देखो अगर आपने कलेक्टर शॉर्ट कर दिया, अगर आपने ना यहां से ऐसे शॉर्ट कर दिया इसे, देखो तो आप ये समझो, एक तो ये जीएम वी म्यू शॉर्ट हो जाएगा, जीएम वी म्यू, या वी पाई कह दो इसे, मैंने वी म्यू गलत कर दिया है, याद आया मेरे को, ये वी पाई लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ये जीएम वी पाई शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस पे ध्यान देना, इसका ये टर्मिनल तो कॉमन था और ये दूसरा टर्मिनल घूम के कॉमन हो गया। ये जो आरम्यू है, एक टर्मिनल तो कॉमन था, दूसरा हमारा घूम के कॉमन हो गया। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि सर ये जो रेजिस्टेंस है दोनों, ये पैरेलल आ गए। कह सकते हो ना मेरे भाई, कि नहीं कह सकते बताओ। अब देखो जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल आए, ऐसे कैपेसिटर भी तो पैरेलल आ गया, सीडी और सीटी। सीटी ऐसे घूम के आ गए सीडी, और ऊपर से ही घूम के आ गया सीटी। समझ आया, तो ये भी तो पैरेलल आ गए। अब देखो मेरे भाई, ये हो गया जीएम वी पाई, ये शॉर्ट सर्किट। हमें ना देखो करंट गेन चाहिए, ये आई एस है और ये आई नॉट है। अब मुझे बताओ आई नॉट कितना है,
माइनस जीएम वी पाई है। अब वी पाई ये वाली वोल्टेज होती है। वी पाई कितना है? सी जो है ना टोटल कैपेसिटेंस है, ये होगा ना। अभी देखो ये रेजिस्टेंस को ना आर लिख ले रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? क्यों भाई, सबको क्लियर होता जा रहा है? तो आई नॉट बाय आई एस कितना हो गया? 1 + SC R। अब देखो मैं ये कहता हूं, अगर आर म्यू इग्नोर कर दें, ज्यादातर ऐसा ही होता है, तो आर इज एक्चुअली इक्वल टू आर पाई या आर बी डैश ई। तो करंट गेन कितना हो गया? ये हो गया करंट गेन मेरे भाई। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? ये आ गई ना 1/r⁻ C, जहां पे कि C क्या है? डिफ्यूजन प्लस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन प्लस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। अच्छा देखो, ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होती है, थोड़ा सा बता भी देता हूं। ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होती है ना, ये किसके अक्रॉस होती है? इट इज अक्रॉस फॉरवर्ड बायस्ड। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ना फॉरवर्ड बायस डायोड में डिफाइंड होती है। तो डायोड तो बेस एमीटर वाला फॉरवर्ड बायस्ड होता है। और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होती है अक्रॉस रिवर्स बायस्ड कलेक्टर बेस जंक्शन। अक्रॉस रिवर्स बायस्ड कलेक्टर बेस जंक्शन। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है मेरे भाई? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगी रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन के अक्रॉस, और डिफ्यूजन होगी फॉरवर्ड बायस्ड बेस एमीटर जंक्शन के अक्रॉस। बेस एमीटर जंक्शन। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हमेशा किसके अक्रॉस होती है? रिवर्स बायसिंग के। और डिफ्यूजन होती है हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग के। फॉरवर्ड बायसिंग के। इसीलिए ना देखो, ये जो कैपेसिटेंस थी, ये किसके बीच में लगी हुई है? कलेक्टर बेस के बीच में है ना। और ये देखो, ये बेस एमीटर के बीच में है। समझ गए? अब हम आते हैं यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी पे। अब देखो आपका करंट गेन कितना है? यही है ना करंट गेन। करंट गेन तो कितना ही है? अगर आप इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लो मेरे भाई, ये होगा। अब मैं क्या कहता हूं, मैग्नीट्यूड कितना आया करंट गेन का? ये आया। अब हम क्या कहते हैं, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड है ये 1 आएगा। अब हम कहते हैं ये जो ओमेगा टी, ये 1 से काफी बड़ा है।
इट एम्प्लाइज कि ओमेगा टी कितना आएगा, GM/C, और इस वजह से यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई। देखो इस पे जो है ना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद करके जाना है। ठीक है भाई। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इन एन एम्पलीफायर गेन इनटू बैंडविड्थ इज कांस्टेंट। तो देखो हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन 1 है, ऐसी होती है देखो अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जिस पे गेन कितना है, अल्फा है। तो अब आप ऐसे लिखते हो अल्फा इंटू एफ अल्फा। समझ आई बात, गेन इंटू बैंडविड्थ कांस्टेंट कर दिया ना, ये क्लियर हुआ। गेन इंटू बैंडविड्थ आपने कांस्टेंट कर दिया। ऐसे बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे गेन कितना ले लिया, आपने ले लिया बीटा, और उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या रख दिया, एफ बीटा। तो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है ना, आपसे एफ टी देके एफ अल्फा या एफ बीटा निकलवा लेगा, या एफ टी भी निकलवा लेगा, निकलवाने को तो एफ टी भी निकलवा सकता है, कौन सी बड़ी बात है, GM/2π/C। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो मेरे भाई, अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने लगा दिया एक रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड ऑन एम्पलीफायर। अब हम क्या कहते हैं, इफ गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट CT इज AV, ठीक है, ZCT कैन बी रिजॉल्व इनटू टू पैरामीटर ZCI। ये कितना होता है ये आपको पता है, ये होता है ना, क्यों भाई, अभी मिलर्स थ्योरम से बताया था ना, गेन बस के की जगह क्या ले रहा हूं, के AV ले रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। कुछ कहानी पल्ले पड़ रही है, क्या समझे, इम्पिडेंस तो डिवाइड होती है, लेकिन मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई होती है। समझ आया बात, आप इम्पिडेंस में तो डिवाइड कर रहे थे ना ये फैक्टर का, लेकिन ये फैक्टर आपका कैपेसिटेंस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इम्पिडेंस 1/ωc होगी या 1/SC होगी। अब मुझे देखो इसका मॉडल बनाना है, इस कैपेसिटेंस को ब्रेक करके, इस कैपेसिटेंस को ब्रेक करके देखो कैसे बनाता हूं। सबसे पहले आएगा मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है भाई यहां तक तो बताओ, समझ आ रही है ना सारी चीजें, ये मिलर्स थ्योरम बढ़िया से यूज करना क्लियर हो रहा है। जब भी कोई इंपिडेंस इनपुट आउटपुट दोनों के बीच रहे, उसको ब्रेक कर देते हैं एक इनपुट और एक आउटपुट में। अब देखो इनपुट आउटपुट के बीच ना दो चीजें, सीटी और आरम्यू, दोनों को ब्रेक कर लो।
ये समझ आया? मैंने क्या कर दिया है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दोनों को ब्रेक कर दिया है इनपुट आउटपुट पे। अभी तो इनपुट पे ब्रेक किया, अब आउटपुट पे कर रहा हूं मैं। अब देखो, ये आर नॉट, आर सी और आर एल है। मैं ना एक ही साथ दिखा देता हूं, ये तीनों बार बार कौन दिखाएगा, कोई परेशानी तो नहीं है ना एक बार दिखाने में? अब देखो, जो रेजिस्टेंस टूट के इनपुट पे गया है, वो टूट के तो आउटपुट पे भी आया होगा। और कैपेसिटेंस भी गया होगा। अब देखो, आपको ये पता है यहां क्या आएगा, सी डी, सी टी वन माइनस ए बी, आर म्यू बाय वन माइनस ए बी। यहां क्या आएगा, आर म्यू, ये आ गया। अब देखो मेरे भाई, फंडा क्या रह गया, फ्रॉम इनपुट साइड। सी के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बताओ। सी के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? सी तो ये है ना, क्या रेजिस्टेंस होगा मेरे भाई इसके अक्रॉस? देखो ये दोनों पैरेलल आ गए, ये दोनों पैरेलल आ गए। आप सप्लाई को भी शॉर्ट करोगे, यही करोगे ना? सप्लाई तो शॉर्ट हो जाएगी ना। तो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी मेरे भाई। ये बन गया ना। अब ऐसे मेरे भाई आप आउटपुट पे भी निकाल सकते हो। सी आउट तो सिंपल है। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस? वन बाय टू पाई आर आउट इंटू सी आउट। अब देखो आपके पास दो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ओवरऑल होगी दोनों का मिनिमम। जैसे देखो, आप लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में कहते थे ना कि मैक्सिमम लेना है, अपर में मिनिमम लेते हैं, ऐसा क्यों?
देखो मान लो एक तो रिस्पॉन्स ये हो गया, एक रिस्पॉन्स ये हो गया, लो पास फिल्टर की बात हो रही है ना, कॉमन एरिया तो यही आएगा। समझ गए? तो दोनों में से छोटी फ्रीक्वेंसी कंसीडर करोगे, जैसे एफएल में दोनों में से हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, दोनों में से लोअर कंसीडर करते हैं। बात क्लियर हुई? बात क्लियर है सब लोगों को? समझ गए ना? करना कुछ नहीं है, मिलर्स थ्योरम याद रखनी है, कैपेसिटेंस को दोनों तरफ ब्रेक करके फिर 1/2 पाई आरसी करना है, 1/2 पाई आरसी करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टेप 2, स्टेप 3, समझ आया? ये बात क्लियर हो गई? तो देखो मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर इतना ही होता है। तो कल क्या करेंगे, कल हम ना इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, और इतने आप क्या करना, आप इस यूआरएल पे चले जाना, और इस यूआरएल पे आपको मेरी सारी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी जो अभी तक हो चुकी हैं या आगे होने वाली हैं। जो होने वाली हैं वो मिलेंगी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में, और जो हो चुकी हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी, पावर सिस्टम, नेटवर्क, मशीन, सिग्नल, एनालॉग, ये सब आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज मैनर में अरेंज्ड। और देखो अगर आप प्लस पे जुड़ते हो तो आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा आपको मिलता है, आपको मिलेगा डाउट सॉल्विंग, क्रैश कोर्स, ये सब आएगा। 12 मंथ्स में 22,500 अगर आप कोड लगाते हो अंकित गेट, और इस पे आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलता है और मेरी गाइडेंस भी मिलती है। और मेरे भाई इसका प्राइस बढ़ने वाला है इस मंथ, तो जल्दी से बुक कर लो। आइकॉनिक में एडिशनली मिलता है एक पर्सनल कोच जो कि आपको सब स्ट्रेटेजी वाइज गाइड करेगा, टाइम टेबल बनवाएगा और हर जगह आपका साथ देगा। इसका 12 मंथ का पड़ेगा 4500 अगर कोड लगाते हो अंकित गेट। तो जल्दी से एक कोड लगा के ज्वाइन कर लो। पंकज मेरे भाई, एनालॉग पूरा आएगा टेस्ट में। आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग, और कोड आपको लगाना है अंकित गेट। भले ही आप डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई ले सकते हो, एचडीएफसी या बजाज फिनसर्व। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जिसे जल्दी से फॉलो कर लेना ताकि मेरी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। कल मिलेंगे, कल इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे बाय क्वेश्चंस। तो कल लास्ट क्लास रहेगी बीजेटी सीरीज की। थैंक यू।